ये भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि राज्यसभा की सीटें यहाँ भी 5 खाली है। तो बता दें कि राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की गई है। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान और मतगणना की जानी है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च रखी गई है। महाराष्ट्र, ओडिशा समेत कई राज्यों में चुनाव होगा। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी मतदान कराया जाएगा। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी वोटिंग होगी। बिहार और छत्तीसगढ़ की सीटें भी चुनाव में शामिल है। तेलंगाना की राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव कराया जाएगा। बिहार की बात करें तो बिहार की 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें अमरेंद्रधारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और हरिवंश नारायण सिंह हैं, जिनकी सीटें खाली हो रही है। और इस खाली सीटों को लेकर भी अब रस्साकसी तेज हो जाएगी। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो गई है, लेकिन खास बिहार की 5 सीटें, किस तरीके की हलचल देखने को मिलेगी? हाँ बिल्कुल, देखिए अब जो सियासी गतिविधि है बिहार में वो तेज हो जाएगी, क्योंकि 5 सीटों पर बिहार में राज्यसभा के चुनाव होने हैं। और यदि हम इन सीटों की बात कर लें तो इन सीटों पर 2 सीट आरजेडी के खाते में थी, अमरेंद्रधारी सिंह और प्रेम गुप्ता। तीसरा नंबर उपेंद्र कुशवाहा का है और 2 सीटें जदयू के पास, हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर। तो ये इन सभी का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। क्योंकि अब इस पर चुनाव होने, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में जो सियासी गतिविधि है वो तेज हो जाएगी। अब कौन कौन से चेहरे इस रेस में हैं, इस पर अब बिहार में चर्चा शुरू हो जाएगी, क्योंकि जदयू और बीजेपी के खाते के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में भी एक सीट जाती नजर आ रही है। दूसरी ओर चूंकि उपेंद्र कुशवाहा की सीट खाली हो रही है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को फिर से एनडीए के घटक, तमाम जो घटक दल हैं वो मिलकर के भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पास संख्या काफी कम है। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि बिहार में जो सियासी हलचल है वो अब तेज नजर आएगी, जब तक के लिए नॉमिनेशन न हो जाए। और इसके लिए जो नोटिफिकेशन जो है वो 26 तारीख से जारी होगा। चुनाव की जो पूरी घोषणा, जो शेड्यूल है, वो फिलहाल चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। और अब चूंकि 10 राज्यों में चुनाव होने हैं, 37 सीटों पर चुनाव होने हैं, तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो ये कहीं न कहीं तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मौका होता है कि जब राज्यसभा के उम्मीदवार चुने जाते हैं, क्योंकि इन उम्मीदवारों के जरिए पार्टी को मैसेज भी देने होते हैं। और बिहार में चूंकि खास तौर पर जो चेहरे हैं वो पुराने चेहरे हैं। यदि हम रामनाथ ठाकुर की बात कर लें, जदयू से हरिवंश नारायण सिंह की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, तो ये पुराने चेहरे हैं। देखना होगा कि इनकी वापसी होती है या फिर जो तमाम जो राजनीतिक दल हैं जिनके खाते में सीटें जा रही हैं, वो नए चेहरे मैदान में उतारते हैं। जी सीटों के गुणागणित के हिसाब से देखें तो एलजेपी आरवी की भी दावेदारी पहले भी होती रही है, तो किस तरीके से खास करके एनडीए के अंदर वो एडजस्टमेंट हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात उसी पर चर्चा का विषय भी वही है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की वापसी होती है, क्या उपेंद्र कुशवाहा को फिर से उम्मीदवार बनाया जाता है, या फिर चिराग पासवान, चूंकि चिराग पासवान के द्वारा पहले से भी ये मांग की गई है राज्यसभा की एक सीट, लगातार वो जब टिकट का बंटवारा हो या उसके पहले विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, उस समय से ही वो राज्यसभा की एक सीट पर अपनी निगाहें टिकाए हुए थे। और ऐसी परिस्थिति में जब उनकी संख्या बल अधिक है, और ये भी देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के अब एनडीए के तमाम घटक दल क्या निर्णय लेते हैं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाएगा या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो उम्मीदवार होंगे उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो ये एक देखने वाली बात होगी। और इसी विषय पर एनडीए में इस वक्त चर्चा भी है, सियासी गलियारे में भी चर्चा भी तेज है कि आखिर जो सीटें हैं वो फिलहाल 2 सीट बीजेपी के खाते में और 2 सीट जदयू के खाते में जाती नजर आ रही है। और 1 सीट पर अभी इस वक्त चर्चा है कि आखिर 1 सीट पर एनडीए के तमाम घटक दल बिहार में क्या करने जा रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया शैलेंद्र इस अपडेट के लिए आपका। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर एक बार फिर से बिहार सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। चाहे वो शराबबंदी का मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, इस पर लगातार वो सरकार को घेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तस्वीर आपको हम बेगूसराय के दिखा रहे हैं, जहां पर शराबबंदी और बड़े अपराध पर एनडीए सरकार पर जमकर प्रशांत किशोर ने हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर शराबबंदी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए।
प्रशांत किशोर ने कहा कि केंद्र, दिल्ली, बिहार, यूपी में एनडीए की सरकार है तो पूरे देश में शराबबंदी लागू कर देनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने अपराध के मुद्दे पर जनता को आईना दिखाते हुए भी अपनी बात रखी। में शराबबंदी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो इसको यूपी में भी लागू किया जाए, इसको देश में भी लागू किया जाए। ये इतना बढ़िया अगर स्कीम है तो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए क्यों रखे हैं, पूरे देश की महिलाओं को क्यों वंचित कर रहे हैं? उनको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। एनडीए की सरकार बिहार में भी है और एनडीए की सरकार दिल्ली में भी है। तो अगर एनडीए की सरकार के बिहार के शराबबंदी के स्कीम से लोगों का, समाज का, महिलाओं का फायदा हो रहा है तो मोदी जी को देश भर में इसको लागू कर देना चाहिए ताकि देश भर की महिलाओं को फायदा हो। इसका विधानसभा कर दिया, जनता ने कहा नहीं अभी आप काम और कीजिए और मेहनत कीजिए, तो कर रहे हैं। पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह बयान महिला विरोधी है। बिहार की जनता ने एनडीए को चुना है, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। शराब नीति राज्य का विषय होता है, केंद्र का नहीं। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने पीके के बयान का समर्थन किया है। किशोर जी का यह बयान बिहार के महिलाओं का अपमान है, बिहार की महिलाओं के विरोध में यह बयान है। क्या उनको नहीं मालूम कि शराबबंदी की नीति बिहार में लागू होने से बिहार में डोमेस्टिक वायलेंस में कितनी कमी आई है, स्वास्थ्य के खर्चे में कितनी कमी आई है? और बरगलाना बंद करिए प्रशांत किशोर जी। आप जो ये कह रहे हैं कि नीति अच्छी है तो मोदी जी को पूरे देश में लागू करना चाहिए, क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि शराब नीति केंद्र का विषय नहीं, राज्य सरकार का विषय होता है? आप तो कई एक राज्य सरकारों के सलाहकार रहे थे ना, क्यों नहीं शराबबंदी वहां लागू करवा दी? सिर्फ आप लोग झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। दूसरे राज्यों से बिहार में शराब पहुंचाए जा रहे हैं और उन शराब को होम डिलीवरी के माध्यम से हर घरों तक बेचने का कार्य किया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आखिर क्या कारण है कि बड़े शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती है? कहीं ना कहीं ऐसे लोग सत्ता के संरक्षण में पल और बढ़ रहे हैं। बिहार सहित पूरे देश भर में शराबबंदी अभियान लागू हो जाए तो इस तरह के जो माफिया हैं, इस तरह का जो गठजोड़ है, उसको समाप्त किया जा सकता है। कोई भी कानून खुद ब खुद तो कुछ करता नहीं है। कानून को लागू करना सरकार की जवाबदेही होती है और सरकार जब किसी कानून को लागू करने में विफल हो जाती है तो कानून समाज पर बोझ बन जाता है। शराबबंदी के साथ यही हुआ। अब ये बोझ बन चुका है समाज पर और अब एनडीए के भीतर से ही बार बार इस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार में सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है कि अब चाह कर भी भ्रष्टों के मुखिया नीतीश कुमार जी कानून लागू नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा है कि प्रशांत किशोर की पहचान एक प्रोफेशनल के रूप में रही है। जिससे पैसा लिया उसके लिए काम किया। राजनीति उनके बस की चीज नहीं है। पार्टी बनाई, बिहार में घूमे, अनाप शनाप बयान दिया। नतीजा यह रहा कि सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। अब बौखलाहट में बिहार के लोगों, जनता मालिकों के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं, शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं। हमें लगता है कितने ही बड़े शराब प्रेमी हैं तो जब गांधी जी के विचारों के अनुरूप चलने की बात करते हैं तो पहले ही एफिडेविट दे देना चाहिए कि गांधी जी शराबबंदी के पक्ष में थे। और देखिए, जेडीयू के विधायक विनय चौधरी ने इस शराबबंदी को लेकर के हो रही बयानबाजी पर प्रशांत किशोर पर हमलावर वो नजर आए हैं और कहा है कि शराबबंदी जो है वो बिहार की महिलाओं ने चुना, बिहार की जनता ने चुना और इससे उनका विकास भी हो रहा है। हर व्यक्ति की बात अपनी अपनी सोच होती है। कानून का समीक्षा का अर्थ होता है बंदी समाप्ति नहीं, कानून के समीक्षा का अर्थ होता है उसमें और गंभीरता लाना। इसको आप उसमें उसको आप उसका अदरवाइज मत लीजिए। उसमें ये नहीं होता है, उसमें सुधार की अपेक्षा उन्होंने किया है। उन्होंने बंदी की वकालत की। तेजस्वी यादव ने एकदम शराबबंदी लागू रहनी चाहिए। और इस बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अपराधी ने देर रात घर में घुसकर एक नाबालिग छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी है। और इस मामले के सामने आने के बाद से इलाके में सनसनी है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। घटना सकरा थाना इलाके की है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक की मां ने बताया कि सब रात घर में सो रहे थे, तभी अचानक शोर हुआ। दरवाजा खुला तो आंगन में बेटी की खून से लथपथ लाश पड़ी थी।
हम लोग नहीं जानते, हम तो खाना पीना बच्चा को खिला के सुता दिए थे 11 बजे के करीब में, 10:30 पौने 11 में सबको बाथरूम उथरूम करा के सुता दिए थे। हम भी जाके सो गए थे। दिन भर परेशान रहते हैं, रात में क्या हुआ नहीं हुआ हमको नहीं पता है। जब 2:30 बजा है तो बाहर से लोग गेट पीटे हैं थाना उना, तब इसके पापा गए हैं बाहर, कपड़ा वपड़ा जैसे गेट खोल के बाहर देखे तो बहुत चिल्ला रहे थे। तब हम लोग उठे हैं, देखे कि बेटी के ब्रेन में हमरा गोली मार ले है, बेटी उल्टल है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। अगर मंगलवार के दिन की बात करें तो मंगलवार के दिन कई गोलीबारी की घटना से पूरा मुजफ्फरपुर जिला दहशत में रहा और देर रात एक और बड़ी घटना ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि देर रात एक नाबालिग छात्रा के घर में घुसकर अज्ञात बदमाश ने उसे गोली भी मार दी। हालांकि अब बदमाश की पहचान हो गई है, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। अब देखेंगे यह घटना जो है सकरा थाना क्षेत्र है और इसी घर में बदमाश घुसे थे और एक 16 साल की छात्रा को बदमाश ने गोली मार दी थी और देर रात की यह घटना है। और यहीं पे इसी गेट से बदमाश घुसे थे और यहां पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे वजह क्या है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि जिस तरीके से बदमाश घर में घुसकर बदमाश ने मारा है, तो इस मामले में अब काफी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। पूरे एक होनहार छात्रा जो है उसकी मौत हो गई है, गोली मारकर देर रात बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब यह घटना हुई तो उस वक्त परिवार के किसी भी सदस्य को इसकी जानकारी नहीं हुई पाई। तमाम सदस्य जो है वह घर में सोए हुए थे, लेकिन देर रात जब इस बात को लेकर हल्ला हुआ, पुलिस पहुंची, उसके बाद परिवार के सदस्य जो घर में थे उन्हें जानकारी मिली और बाहर देखा तो यहीं पर उस छात्रा की जो है लाश पड़ी हुई थी और इसको लेकर जो है पुलिस पहुंची और उसके बाद पूरे मामले की जांच में अब जुट गई है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं मृतका उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। दरभंगा के लहरियासराय थाना के दारोगा पर चरित्र प्रमाण पत्र के लिए घूस लेने का आरोप लगा है। आरोपी नहीं लगा है बल्कि एक वीडियो जो है वो भी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि सोशल मीडिया पर घुसखोरी का वीडियो सामने आया है। एसएसपी ने वायरल वीडियो की जांच कराने का निर्देश देते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मी पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। तो ये तस्वीर है जहां पर देखिए वो दारोगा बैठा हुआ है और दारोगा साहब जो है वो पैसे की मांग कर रहे हैं। जो ठीक सामने शख्स बैठा हुआ है वो नोटों की जो गड्डियां हैं वो गिन रहा है और वो दारोगा को दे रहा है। बताया जा रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए दारोगा साहब ने मांग कर रखी थी। वीडियो जब सामने आया तो एसएसपी ने अब इस पूरे मामले में जांच की बात कही है और कहा है कि अगर जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाते हैं तो पुलिसकर्मी पर कड़ी विभागीय कार्रवाई होगी। हो गया पासपोर्ट। कितना पैसा लिया? कितना पैसा पर्स में से निकाल के दिया उनको? कितना का डिमांड किए थे वो तो सर फिर भी कितना कितना? बयाजी में बच्चा चोरी के शक में एक महिला को लोगों ने पकड़ लिया, उसके बाद से पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी इस महिला से पूछताछ की, हालांकि कुछ ऐसा मामला अब तक सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि बच्चा चोरी की अफवाहों के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस पूछताछ में मालूम पड़ा कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। दरअसल अब गीला जगदीशपुर के रहने वाली शबाना खातून अपने भाई की आंख का ऑपरेशन कराने क्लिनिक पहुंची थी। उनके साथ 10 साल का आयान नाम का एक बच्चा भी था। वही बच्चा क्लिनिक से बाहर निकल आया, लापता हो गया। सीसीटीवी फुटेज में बच्चा अकेले बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय वार्ड पार्षद इस्लाम अहमद ने बताया कि एक कैमरे में बच्चा स्टेशन की ओर जाता दिख रहा है, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि बच्चा भी मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है। इसी बीच इलाके में बच्चा चोरी की अफवाह के आधार पर स्थानीय लोगों ने एक महिला को पकड़ा था और पुलिस के हवाले किया था। तो देखिए बच्चा चोरी का शक इसी महिला पर और इस महिला को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बातचीत पूछताछ जो है वो की जा रही है, लेकिन बच्चा चोरी की अफवाह की घटनाएं हो या फिर ऐसी घटनाएं हो, इसमें लगातार भीड़ जो है इधर उग्र नजर आ रही है।
जांच पड़ताल की भी जरूरत हो जाती है ताकि हम किसी भी ऐसे शख्स को ना पकड़ लें। तो भाई का नाक बनाने के लिए आए, 10 रुपया के मिक्सचर लिया, मिक्सचर लेने के बाद में उसी में तीनों को नानी नाती मतलब खाए ना उसका, और पानी दिया, गिलास मांगी, पानी दिया, उसके पानी पी कर और वही निकला गेट के पास जरा सा झिलुआ नहीं झूला है, और उसके बाद में फिर तुरंत भर लापता हो। कितने बजे आप आई यहाँ? हम आए यहाँ 3 बजे। क्या बतावे सर, क्या बतावे, बच्चा कौन ले गया, कहाँ गया, कैसे बता दें? तो क्या थाने में गई आप? बच्चा 4:45 बजे यहाँ पर से लापता, यहाँ से लापता है, उसको किसी ने लेके नहीं गया। वो बच्चा खुद से यहाँ से आगे बढ़ा है, आगे तक जो है उसको कैमरे में देखा गया है, उसके बाद से फिर कोई कैमरा नहीं पता चल रहा है। अभी पुलिस आई थी, क्या कार्रवाई उस पर की है और उसको लेकर गई? पुलिस जो आई है तो वो औरत को ये लोग पागल घोषित बता रहे हैं, तो मुझे भी देखने में वो औरत ठीक ठाक नजर नहीं आ रही है। अभी थाना हमें बुलाया गया है, हम अभी जा रहे हैं वहाँ पर, तो उम्मीद है कि वो औरत को ये लोग छोड़ ही देंगे। तो ये गयाजी की तस्वीर आपने देखी। और देखिए पूर्णिया से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है जहां पर एक कलाकार जिसको पकड़ लिया गया, बच्चा चोरी का शक इस पर भी लोगों को हो गया, और सिर्फ इसे पकड़ा ही नहीं गया, इसकी जमकर पिटाई भी कर दी गई। पुलिस किसी तरीके से पहुंची और यहां उसकी जान बचाई जा सकी। बताया जा रहा है कि करियात गांव में प्रोग्राम में डांस करने आए एक कलाकार को बच्चा चोर समझकर महिलाओं ने घेर लिया, उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंचे जनप्रतिनिधि और पुलिस ने कलाकार को भीड़ से बचाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल अररिया जिला के रानीगंज थाना के लाल मोहन नगर निवासी राधेश्याम मेहता डांसर हैं। वो प्रोग्राम के लिए आए हुए थे। चेहरे पर मेकअप होने के कारण महिलाओं में यह अफवाह फैल गई कि वो बच्चा चोर है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग जुट गए और महिलाओं ने पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि बाद में जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पूछताछ की तो सारी बात का खुलासा हुआ। उसके बाद उसके पास से श्रृंगार के कई सामान मिले। बताया जा रहा है कि कंफ्यूजन के कारण लोग कलाकार को बच्चा चोर समझ बैठे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस की पहल पर उसे सुरक्षित बचाया जा सका। और देखिए रेलवे की तरफ से यात्री सुरक्षित तरीके से अपना सफर पूरी कर सके, इसके लिए पूरी पहल की जाती है, कोशिशें की जाती है, सुविधाएं दी जाती है। लेकिन बाढ़ स्टेशन की एक तस्वीर जो सामने आई है वो कई लापरवाहियों की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। जहां तस्वीर सामने आई है जिस स्टेशन पर बड़ा हादसा होने का खतरा है, दरअसल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के रेल ट्रैक स्लीपर टूटे हुए हैं। बाढ़ की एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है और यहाँ से कई सुपरफास्ट वंदे भारत जैसी ट्रेनें गुजरती हैं। ऐसे में अगर रेलवे ट्रैक को जल्द ठीक नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं जब रेलवे के कर्मचारी से इस बारे में शिकायत की गई तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये उनके विभाग का काम नहीं है। इसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी दानापुर रेल मंडल के डीआरएम को दी है। जिस तरह से रेलवे ट्रैक का स्लीपर टूटा नजर आ रहा है, इसे जल्द से जल्द मरम्मत करने की जरूरत भी है, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। आप झंडा ले खड़ा है, यहाँ ट्रेन गुजर रही है, यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा। उनका विभाग है तो बोल, किनका विभाग है ये? तो क्या आप उनको जानकारी नहीं दे सकते हैं? वो थोड़ी नहीं ड्यूटी हो रहा है, वो लोग का पेट्रोलमेंट थोड़ी नहीं। तो उसको पता है फिर भी ऐसा है। और देखिए भारत मंडपम में दिल्ली के एआई समिट चल रहा है और इस एआई इनोवेशन को लेकर के बिहार भी अपनी पहचान रख रहा है। और इस बीच एक और भी खास तस्वीर जो है वो अश्विनी वैष्णव की सामने आई है। और ये तस्वीर इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सोफे के बजाय सीढ़ियों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस सादगी के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। इस पर वहां मौजूद इनोवेटर्स ने भी उनका ताली बजाकर अभिनंदन किया। इस पर मंत्री ने कहा कि मैं भी आप में से ही एक हूं। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं अश्विनी वैष्णव की। मंत्री हैं, बड़ा ओहदा रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सादगी वाली तस्वीर जिसने सबको प्रभावित भी किया। और वो किसी सोफे पर नहीं है, किसी वीवीआईपी की तरह वहां पर बैठे नहीं हैं, बल्कि इस प्रोग्राम में वो सीढ़ियों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया, लोग भौचक्के होकर देख रहे थे, तो उन्होंने बड़ा ही रोचक जवाब दिया और कहा कि मैं भी आप में से ही एक हूं। All the chief guests come here.
Let's see this. Yeah. और देखिए बड़ी खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर एक सड़क दुर्घटना सामने आई और इस घटना के बाद से बताया जा रहा है कि गाड़ी में आग भी लग गई। काफी देर तक इस सड़क पर जो आवाजाही है ठप रही। देखिए किस तरीके से विकराल रूप यहाँ आग का दिखाई दे रहा है। कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर एक तेल टैंकर पलटने से बड़ा हादसा हुआ। नेशनल हाईवे पर करीब 50 मीटर तक आग फैल गई। तेल का टैंकर बिजली के खंभे से टकरा गया, जिसकी वजह से आग लगी। यह आग बेहद भीषण थी, जो करीब 50 मीटर तक फैल गई। आग की भयावह तस्वीरें सामने आई है। इस हादसे में टैंकर का ड्राइवर और उसका सहयोगी जख्मी बताए जा रहे हैं। उनके आग में झुलसने की खबर है। जो भी है लेकिन बहुत हार्ड। अब बात मौसम की करते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज आसमान में बादल और इसके साथ साथ बूंदाबूंदी बारिश की भी तस्वीर देखने को मिली। और इससे पिछले 1-2 दिनों की बात करें तो तापमान थोड़ा बढ़ा जरूर था, लेकिन एक बार फिर से इस बारिश की वजह से लोग ठंडक महसूस कर रहे हैं। बता दें कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में तेज धूप निकल रही थी, जिस वजह से गर्मी बढ़ गई थी। फरवरी में ही तेज गर्मी झेल रहे पूरे इलाके को आज बादलों ने घेर लिया। कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर रुक रुक कर बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज मौसम खराब रहने की संभावना है। बारिश की वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। वो जारी किया गया है, तो यानी बूंदाबांदी जो है वो हल्की सुबह से हो रही है और इसी तरीके से जो है वो मौसम होगा। जिस तरीके से तापमान बढ़ते बढ़ते 28 से 29 डिग्री तक पहुंच गया है, तो उसमें थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन 23 फरवरी तक फिर से जो तापमान है वो 32 डिग्री तक पहुंच जाएगा, यानी दोबारा से गर्मी हो जाएगी। लेकिन अभी 2-3 दिन तक लोगों को राहत मिलेगी। वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो फिर न्यूनतम तापमान भी जो है उसमें भी थोड़ी सी जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन आज के लिए मौसम जो है वो काफ़ी सुहाना बताया जा रहा है और आईएमडी ने साफ कर दिया है कि शाम तक जो है वो इसी तरीके से रुक रुक कर बारिश होगी। तो दिल्ली वालों को जो है वो गर्मी से, धूप से राहत मिल गई है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। द केरल स्टोरी 2 और इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस ट्रेलर रिलीज के साथ ही एक बार फिर से हंगामा बवाल जो है इस फिल्म को लेकर के, इस फिल्म की पटकथा कहानी को लेकर के एक बार फिर से देखने को मिल रही है। 3 मिनट 7 सेकंड का ये ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देश के 3 अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण से जुड़ी कहानियों को दिखाया गया है। फिल्म 27 फरवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होनी है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म का विरोध शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म में अलग अलग स्टेट्स की लड़कियों की कहानी दिखाई गई है, जिनके साथ प्यार और धर्म परिवर्तन को लेकर साजिश होती है। ट्रेलर में गंभीर चेतावनी और इमोशनल सीन है, जिसने फिल्म के रिलीज होने से पहले ही लव जिहाद को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। हमारे लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस वक्त अगर किसी का कोई काम नहीं चल रहा है तो वो धर्म के नाम पर मूवी बना रहा है। मैं समझता हूं ये बहुत निंदनीय है। और जो अभी हाल ही में एक मूवी आ रही है जिसका भी मुझे मालूम हुआ है, केरल 2 के नाम से, उसमें भी तमाम वही चीजें दिखाई जा रही हैं जो एक विशेष धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। भारत में जबरन धर्मांतरण, लव जिहाद के नाम पर हिंदू बच्चियों के साथ इस तरह का व्यवहार मैं समझता हूं कि एक प्री प्लांट षड्यंत्र है जो एक लंबे समय से चल रहा है और उस पर इस प्रकार का चलचित्र अर्थात सिनेमा बनना, मैं समझता हूं कि शायद लोगों के सामने वास्तविकता आ पाए, शायद लोग समझ पाए, शायद कह पाए कि मेरे वाला रशीद या अब्दुल टाइप ऐसा नहीं है। शायद श्रद्धा जैसी बेटियों के 35 टुकड़े भविष्य में हम लोगों को देखने को ना मिले। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का सिनेमा अगर बनता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और चलिए छोटे से